हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से पढ़ेंगे शेखर एक जीवनी के बारे में। तो पहला भाग क्या है? उत्थान है। तो उत्थान हम पढ़ रहे हैं। तो कई क्लासें हो चुकी है, 3-4 क्लासेस। तो उसके आगे का आज हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में तो कहीं से भी आता है और डीपली आजकल पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा और 2 नंबर हम पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। तो देखिए, ये सब हम पढ़ चुके हैं। पहले ये शेखर एक जीवनी, पहला उत्थान, ये पढ़ा था, जीवनी पढ़ा था, इनके जीवन परिचय पढ़ा था। तो एक क्लास में ये सब है, तो आप देख सकते हैं। और ये प्रकाशन वर्ष देखा 1941। और ये पढ़ा है, भूमिका पढ़ा है 3 क्लासेस में, बड़ी है बहुत। उपन्यास है ये, और उपन्यास के अंदर से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि विश्वास नहीं हो तो मैं बता सकती हूँ। देखिए, ये फांसी के बारे में है ना। फांसी जीवन को उत्पन्न करने वाली संसार की सारी शक्तियाँ हमारे विकास का, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। और क्वेश्चन देखिए कैसे है। ये एमपी सेट का क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे आया था क्वेश्चन, कि अब पहले तो प्रकाशन वर्ष से पूछा जाता था, और कितने भाग हैं उषा और ईश्वर, इससे पूछा जाता था। और देखिए, प्रकाशन वर्ष तो हर बार आता ही है। ये क्रम में लगाने का हर बार आता है, ये सेट में भी और नेट में भी। शेखर एक जीवनी, प्रकाशन वर्ष कब है उसके हिसाब से राग दरबारी, धरती धन्ना अपना, जिंदगी नामा, ये सारे प्रश्न आते ही हैं। ये हर बार आता है, हर बार ऐसे प्रश्न बनते हैं, और तो स्किप नहीं किया जा सकता है हर पॉइंट को। और ये देखिए, ये अपराध बोध था, सभी को यही मालूम था, और अपराध बोध लगाया था, लेकिन गलत होगा, फांसी होगा, मृत्यु भी, दंड भी, ये नहीं होगा। चारों ऑप्शन समान लग रहे थे, लेकिन आंसर में फांसी होगा। शेखर एक जीवनी में डैश को प्रतिहिंसा का यंत्र कहा गया है। तो इसको डायरेक्ट इसमें दिया हुआ भी नहीं है, इसमें कहीं भी देखो तो दिया हुआ नहीं दिख रहा है कि इसको प्रतिहिंसा का यंत्र कहा गया है। लेकिन ये समझ पे बेस पे है, कि आप पढ़ो और समझ कर लगाओ कि जीवनी में क्या है। एक जीवन में डैश को प्रतिहिंसा का यंत्र कहा गया, तो फांसी को प्रतिहिंसा का यंत्र कहा गया, ये सही होगा। ये प्रश्न आप लिख सकते हैं कि शेखर एक जीवनी में डैश को प्रतिहिंसा का यंत्र कहा गया, तो फांसी को प्रतिहिंसा का यंत्र कहा गया। तो प्रकाशन वर्ष तो ये आता ही है, 1941 है। और राग दरबारी का आप देख सकते हैं कब है, और धरती धन्ना अपना, और जिंदगी नामा। तो इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं। देखिए, और पुराने स्टूडेंट जो बार बार एग्जाम दिए उनको तो पता है, नए स्टूडेंट देख लीजिए, ये ऐसे प्रश्न बनता है। और फिर ये इसमें भी देखिए 2024 में का है, इसमें भी देखिए आया है, ये अभी का है, ये प्रश्न अभी का है। ये 1 मार्च को एग्ज़ाम हुई है उसका है, और ये 2024 का है। देखिए, है ना, 2024 का है, ये 25 का है हिंदी, मतलब 25 का वो फॉर्म भराया था, 26 में पेपर हुआ है, ये 24 का है। तो इसमें भी देखिए आया है, शेखर एक जीवनी का प्रकाशन वर्ष 40 से 41 माना जाता है। मेला आचन 54, धरती धन्ना अपना, है ना, जिंदगी नामा, उस प्रश्न में भी है और इसमें भी है। तो ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल से। यदि आप सहयोग दीजिएगा तो हम लाएंगे और सभी पढ़ेंगे डिटेल्स। तो फिर अब इसमें देखते हैं कि यौवन के ज्वार, ये तो पढ़ लिए हैं, ये सब पढ़ा, एक क्लास में हो चुकी है। तो आगे के क्लास हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं। यहाँ भी देखा है, ये इंग्लिश के शब्द, ये पोयम है कि बालक के स्वप्न को चीरती हुई एक आवाज़ आई, शेखर उतर आओ, यह उसी बहन की आवाज़ थी। और ये डेड लॉन्ग डेड, ये लॉन्ग डेड
एंड ये माय हार्ट, ये पढ़ना है, ये ध्यान में रखना है कि ये शेखर एक जीवनी से है। ये वहाँ तो कुछ ऐसा पूछेगा नहीं, लेकिन ये लाइन दे दिया जाता है ये किससे है। और यूकलिप्टस वृक्षों के कुंज की आड़ में गरुड़ नीर नामक बंगला था। तो बंगला के बारे में पूछ सकता है कि किस नाम का बंगला था। तो गरुड़ नीर नाम का वह बंगला अध छिपा खड़ा था। तो किस प्रकार छिपा था ये भी ध्यान में रखना है। अध छिपा था, छिप कुछ भी आएगा, इसको अलट पलट के दे सकता है। जिस दिन शेखर एक दुर्दम भाव से भरकर अपने आप छाई हुई शारदा को, अब ये पात्र एक शारदा भी है, एक शशि है, एक शारदा पात्र है। शारदा को सह सकने में असमर्थ फूलों को लाद कर उसे छोड़ा गया। उस दिन वह इसी बंगले में रहती थी। आज शेखर मतलब शारदा कहाँ मिली है? बंगले में। आज शेखर इतने दिनों के अवकाश के बाद दौड़ा हुआ उस नीर की ओर चला जा रहा है और अतीत की स्मृति उसके मन में दौड़ी जा रही है और यौवन के आरंभ का ज्वार भी उसके भीतर कहीं उमड़ रहा था। फिर देखिए इंग्लिश के शब्द, द हूप्स ऑफ द हॉर्सेज बीट। तो वह शारदा भी उसे हंसाती थी और वही शारदा उसकी बजाई हुई वीणा के स्वर में भी वह बह गया था। उसे चिढ़ाते चिढ़ाते उसकी सखी बनी थी और उसके लिए वो सब कुछ हो गई और उसका अपना घर नहीं था। इसलिए आज वह आग्रह से भर रहा था और जो स्वयं उससे सहा नहीं जा सकता। तो देखिए इस प्रकार से है ये। फिर थोड़ी देर समझ गई ये है, तो इसमें ऐसा नहीं, गरुड़ नीर नाम का बंगला है, ये याद रखना है, ये याद वेरी इम्पोर्टेंट है। और चिमनी के उठने वाली धुआं से आज भी शेखर सहमा हुआ था, मकान से दरवाजे से आया। तो ये आप पढ़ सकते हैं इसको। और ये फिर से ये लाइन है, द हूप्स ऑफ हॉर्सेज बीट बीट, ये द हूप्स ऑफ द हॉर्सेज बीट, लड़खड़ा कर सीढ़ियों पे खड़ा हुआ है। ये आगे देखते हैं। जिस प्रकार घोंगे के भीतर रहने वाली जीभ तभी बाहर निकलती है जब वह भूखा होता है, इसका उदाहरण है। तो ये लाइन भी आ सकता है। तो फिर और आगे देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्लासेज हो जाएगी, 4-5 क्लास तो हो चुकी है और कितने क्लास होंगे देखते हैं, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट आ ही जा रहा है शब्द। और अभी चार पार्ट्स में उषा और ईश्वर, ये सब 4 भागों में बटा हुआ है, उसको भी देखना है कि उसमें से भी बनेंगे प्रश्न। तो पुलिस की नौकरी की कोशिश में है। ये देखिए, भाई कलकत्ते में कॉलेज का पता तो दिया था और माँ बाप का नाम गलत था। कॉलेज में जांच होने पर वहीं से पिता को तार आया था। पुलिस की ये है, कहाँ से है? वह चुपचाप बैठा हुआ रोटी खा रहा था और साथ सोचता था, ये है। और कलकत्ते में पुलिस की नौकरी करने की कोशिश में वो माँ पिता को बता रहे थे और शेखर की अनमना सुन रहा था। भाई कलकत्ते के कॉलेज में पता तो दिया था, माँ बाप का नाम गलत था। ये है, पिता सबसे अधिक आघात पहुँचा था। पुत्र ने अपनी बल्दियत गलत बतलाई और ऐसी ही माँ ने कहा हमेशा। ये देखिए, तो ऐसा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट वैसा दिख नहीं रहा है। दीवार उन्मुख है, मैं उससे घृणा करती हूँ, ये सब रहने दीजिए। और आगे देखते हैं कि कहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें मिल जाएगी। तो ये अब अंदर आ गया और इसी बीच में कहीं होगा जो इम्पोर्टेंट, जो गहनता से पढ़ा हुआ रहता है ना, तो वो तो प्रश्न बना ही देंगे कहीं से भी। ये देखिए यहाँ पे है, ये किसी ने मुझे फूल भेजा, यदि धूप और छाँव एक दूसरे के, जैसे कि यहाँ कविता है तो यहाँ नज़र आ सकता है, एग्जामिनर का नज़र आ सकता है, दूसरे परिपूरक है इन फूलों को देखकर
5 कदम लंबे और चौड़े लोहे कड़ियों के अंधकार में संपूर्ण बिखरे सौंदर्य और पीली आंखें देखकर अत्यंत अखंड। अब देखो इस बार आ गया था ना कैसे बच्चे थे नौनिहाल का प्रश्न में, अभी 2026 के प्रश्न में आ गया था नेट के एग्ज़ाम में। तो अत्यंत, तो ये पीले पीले हैं, ये भी ध्यान में रखना है, जहाँ भी रंग कलर आए ये भी। संपूर्ण भान नहीं थे इन्हें बिखरे सफ़ेद सौंदर्य, खुली पीली आंखें देखकर मुझे अत्यंत आपूर्ति अखंड शून्य और अनुभव है। मेरे अंदर एक उत्कट विद्रोह और सर्वनाशक जिज्ञासा जगाती है। भार 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 कारा आघात कर, अरे आज की गान गए छे पाखी ऐसे छे रविवर कर। ये है तो मेरे शिष्य पर उसका गुरु नहीं था। इस प्रकार है, देखिए यहाँ से तो नहीं लग रहा है गुरु बनाए माने जाते। देख लेते हैं कि कैसे क्या गुरु हैं, पर ये भी देख लेते हैं। कभी गुरु नहीं समझे थे, मैं पढ़ाता बड़ी मेहनत से पढ़ाता था, सीख पाती नित्य पिछला सबक आदि। तो उसने उनकी जीवनी के बारे में है, जीवन के बारे में कि कहाँ क्या गए थे पढ़ने के लिए। तो ये है, तो पहले वहाँ कलकत्ता में गए थे, कहानी समाप्त हो गया। यहाँ पर कुछ कहानी बता रहे थे, 2-3 दिन नहीं, चौथे दिन में उसके पिता का पत्र लिखा था, नहीं पढ़ा उन्होंने। दूसरे दिन चेक मेरे नाम भेज दिया, कहानी समाप्त हो गई। पर दूसरे दिन उसका नौकर एक छोटा लड़का मेरे पास आया और बीबी जी पूछती हैं पढ़ाने नहीं आएगा। मैंने डपट कर कहा, कौन बीबी जी? छोटी। उन्होंने बुलाया और मैंने फिर शीला ने हाँ, उसे शायद पता नहीं था पढ़ाई कैसे समाप्त हो चुकी। मैंने उनसे कहा कि नहीं, कि पिता पढ़ाई बंद कर दिया, मुझे विचार नहीं है। तो ये शीला भी एक पात्र है जो गौण पात्र कहा जाएगा, क्योंकि वहाँ उसके बच्चे को पढ़ाते। शीला, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, अवश्य धोखा देता आया। मैं झूठ बोलता था, मैं उन्हें नहीं भुलाया। तो तुम्हारी श्रद्धा कृतज्ञता से स्वीकार किया, लज्जा भुलाकर। जब तक फूल ताजे थे तब तक वह नहीं दिखता था कि ये कैसे बंधे हुए। मैंने इन्हीं कोठरी के जंगले से बांध दिया था और उन्हें बांधने वाली फीते टुकड़ा नहीं दिखता था और काले लोहे सीखचों के साथ हुए सफ़ेद वह फीता दिखता था। ये देखते बहुत ही पकाऊ रहता है। अब कहानी के बीच से प्रश्न आ जाता है तो फिर ये लगता है कि एक नज़र देख लिया होता, क्योंकि 6 महीने बीच आता है एग्ज़ाम। तो ये देखिए, इस प्रकार जहाँ जहाँ ऐसा शब्द है ना, ये ध्यान में रख लेते हैं, क्योंकि कभी आ जाए। तो अलास योर ऑल, अलास ये है लव्स दैट यूथ लेस्ट फॉल लाइक बीट्स ऑफ द टोल्ड रोसरी है। और ये देखिए, चला जाऊं मौन में कैसी कैसी स्मृतियाँ, ओ अरे कभी तोरे आज करेचे उतला, झंकार मुखड़ा ई भवन मुखला। तो ये है कविता अलिखित चरणे। एक नज़र दिया रहेगा तो सही रहेगा कि हाँ, ये पता रहेगा कि शेखर जीवनी में ये भी था। नहीं जाने उठे समुद्र तेरे कपी, व्याकुलता मन अरे युगे युगे ऐसे चीज चलिया, सखियाँ सखलिया चुपे चुपे
रूपः रूपे प्राण तेरे निस्ते, ये कैसी है देखिए। अब ये उपन्यास में है तो कुछ भी दे दिया जाता है एनटीए की तरफ से। ये है, ये पहले भाग में ही है और ये एक नज़र देना जरूरी है कहाँ पर क्या है। कांटों पर जब होगा क्रुद्ध प्रभंजन का आघात, तब उनमें उलझे फूलों की कौन सुनेगा बात। जब मेरा अपनापन होगा चिर निंद्रा में मौन, मुझ में जो है रहशील वह कह जाएगा, पाएगा कौन। निस्वरते कौन, नस्वरते कौन। ये लास्ट का है तो लास्ट का नज़र आता है, तो पहले बीच में थोड़ी नज़र देना ही ज़रूरी है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी आएगा। तो ये देख लीजिए, ये है कि कांटों पर जब होगा क्रुद्ध प्रभंजन आघात, तब उनमें उलझे फूलों की कौन सुनेगा बात। जब मेरा अपनापन होगा चिर निंद्रा में मौन, मुझ में जो है रहशील वह कह जाए, पाएगा कौन। तो प्रवेश में ही इतना सारा था। और देखिए प्रथम खंड तो ये है, 4 खंड है, तो उषा और ईश्वर प्रथम खंड है। तो इसमें देखते हैं प्रथम खंड से ऐसे पूछ लेगा कि इस किस खंड से है, कोई भी वक्तव्य पूछ लिया जाएगा कि इस किस खंड से है। तो ये उषा ईश्वर में क्या है, इनके जीवन की शुरुआत की कहानी है कि जब से जन्म लिए हैं तो तब से, तो जीवन की गहनता घटनाएं अनजान है, इस उषा और ईश्वर का है। उषा और ईश्वर का है, प्रथम खंड से है। और ये घोर पीड़ा में उद्भव सदा रहस्यपूर्ण है, और किंतु उसका अंकुर कब कहाँ से फूटा यह पता नहीं चलता। इसके लिए उस समय तो ये ध्यान में रखना है, उषा और ईश्वर में क्या है कि अंकुर, जब बीज अंकुरित होता है तो ऐसे ही जीवन, नया जीवन भी अंकुरित ही होता है। तो उषा और ईश्वर है, तो उसमें जन्म से है, उसका जन्म भी इसी प्रकार अनजाने में हो गया, देहात से। तो ये ध्यान में रखना है कि उषा और ईश्वर में जन्म से संबंधित होगा। जैसे बीज अंकुरित होता है वैसे ही जीवन भी अंकुरित होता है। तो वीरान भूमि में बहुत से टूटे फूटे खंडहरों के पास लगे हुए एक खेमे में जन्म हुआ। और ये कहाँ पे जन्म हुआ है, तो टूटे फूटे खंडहरों के खेमे में जन्म हुआ था। और उसकी माँ तभी बेहोश थी, दाई थी। और प्रत्येक घटना, प्रत्येक पीड़ा के उद्भव को देखते हैं। तो ये क्या शुरू में ही है, तो इस पर नज़र देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, वो बनते ही हैं। प्रगति के प्रत्येक उफान में है। उस नवजात शिशु प्राप्त ज्ञान अनुभूति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पाते, तब हम कहते हैं कि वह है ही नहीं। नवजात शिशु ने अपने जन्म का अनुभव किया था या नहीं, यह कोई नहीं जानता। जब उस समय सचेत भी था या नहीं, ये भी निर्णय का नहीं है। चिल्ला चिल्ला कर, घोंसले में सिमट कर, समाधिस्थ जिज्ञासा में, किसी क्रियाहीन विस्मय में चुप हो गए। और उन खंडहरों पर पहरा देने वाले चौकीदार ने कोई बेसुरा राग अलापते हुए इधर उधर घूमना आरंभ किया। पर जैसे पीड़ा स्पष्ट अनुभूति के साथ उपचार होने लगा, तब उसकी माँ ने जाकर थके हुए स्वर में हाय, तब चहल पहल, उपयुक्त शरीर, ऐसे तंबू में बसने वाले 5-4 प्राणियों की दौड़ धूप होने लगी। और इधर उधर निरुद्देश्य उसके पिता भी आए, और उसको देखभाल, उनका खिंचा खिंचा शरीर कुछ ढीला हो गया, और कुछ मुख पर किसी अनिष्ट निवारण की इच्छा सिमटी हुई झुर्रियाँ बिखर कर खो गई। देखिए शुरू का ही है उषा और ईश्वर के में, तो इसको देखना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ बौद्ध भिक्षु का बात आया है कि जब पंडित पुरोहित आए और एक बौद्ध भिक्षु भी, तभी सभी अपने अपने संसार में नवजात शिशु का स्थान निर्दिष्ट करने में, जीवन का विधान श्रृंखला में एक कड़ी उनके लिए जोड़ने में जुट गए। तो ये बौद्ध भिक्षु का भी आया है। खंडहरों के मध्य उसका जन्म हुआ, और एक बुद्ध विहार में खंडहर थे। वहाँ उसी दिन गौतम बुद्ध की अस्थियों की एक मंजूषा निकली थी, जिसकी उपासना करने में भिक्षु उसके पिता के पास अतिथि होकर जाए। तो देखिए ये इस बार कारण कथन में बहुत सारे प्रश्न आए थे,
तो अब ये आ जाएगा, ये इसमें शेखर एक जीवनी से, तो फिर असंभव लगेगा कि कहाँ से उसमें कहाँ से आएंगे बौद्ध विहार खंडर। तो है देखिए, और ये उषा और ईश्वर प्रथम भाग में ही है, प्रथम खंड में ही है। अस्यों मंजूषा निकली थी जिसकी उपासना करते भी उसके पिता की अतिथि होकर आए थे। आकर उन्होंने देखा और शिशु का जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स, अभी 2025 में बहुत सारे कारणकृत उसको बौद्ध धर्म की दीक्षा देने के लिए पिता ने कहा। जो पुरोहित आए हुए थे उन्होंने कहा कि लड़का ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, इसे संस्कार कुल और उपयुक्त होने की प्रबुद्ध, अहिंसा और पुजारी था, ब्राह्मणत्व का उज्जवल करेगा। माँ ने कहा ठीक है। पिता सोचते सोचते कहा उनका नाम बुद्धदेव रखना चाहिए। माँ ने मन ही मन कहा कि मैं तो टाऊ कहूँगी, और प्रत्यक्ष बोली मैं उसकी ओर से प्रण करती हूँ, इसे आजन्म निरामिष भोजी रखूँगी। पिता ने मन ही मन निश्चय किया कि इन्हें इंजीनियर बनाऊंगा ताकि वह नए नगरों का निर्माण करे। माँ ने मन में कहा मैं टाउन बैरिस्टर होगा, मेरा टाउन बैरिस्टर होगा और पर पीढ़ियों की रक्षक होगा। तो इस प्रकार है शब्द आ सकता है क्योंकि प्रथम खंड से है कि कौन क्या बोला, कौन बोला बैरिस्टर बनाएगा और कौन, तो अभी किसी से कहीं से भी कुछ भी आता है। इस प्रकार बोध होने के कारण बालक का जीवन वह रूढ़ी में बंध गया बहुत से अनुभूति, किंतु सुदृढ़ बंधन जिसके जीवन में छा गए वह बिक गया। कहते हैं कि मानव अपने बंधन आप बनाता है, पर जो बंधन उत्पत्ति के समय से ही उसके पैरों में पड़े होते हैं उनके काटने पर हमें भर अनेक के जीवन बीत जाते और उत्तरदायी कौन। पंडितों से पूछा, भिक्षुओं से पूछो क्यों, उन्होंने भी क्या क्या बंधन मन ही मन निर्दिष्ट किए? कोई नहीं। एक स्वर पूछता, और तब तुमने कैसा जाना? हम शायद ही कभी इस बात का ध्यान करते। शिशु संपूर्ण मानवीयता कौन करता? चेतना अनुभूति, चेतना अनुरक्त, परंतु शिशु शायद आकारहीन मांसपिंड भर होता है, तभी वह एक अमिट छाप ग्रहण करने लगता है जो उसके उत्पन्न करने की तात्कालिक शक्तियों का है। असंख्य घटनाएं, तो ये देखिए ये सब है। और एक शिशु जब जन्म लेता है फिर वो कैसे आगे माँ बाप का सपना जो रहता है, और फिर शिशु खुद भी बड़ा होकर उसका अपना सपना होता है, तो वही सब दिया गया है उषा और ईश्वर में। और इसमें भी देखिए और पूछा गया सवाल है एक उन स्मृतियों को, ये सब वही सब है। फिर नहीं, यहाँ देखिए मैंने लगाया था, शिशु कई दृश्यों से देख रहा है, ये याद नहीं कि किंतु ये सब है। और जीवन उन्हीं का है, नियमों के अनुसार चलना है संसार। जीवन इससे परे है, नियमों में नहीं बनता और यूसोलिप्सा से ऊंचा है। अब ये भी आ सकते हैं, यूसोलिप्सा अलग शब्द है, नियमों में नहीं बनता, यूसोलिप्सा से ऊंचा है। जो नियमों से नहीं चलते मूल प्रेरणा को समझकर अपना नियम स्वयं बनाते हैं, जीवन तो उन्हीं का है। जो नियमों से नहीं चलते किंतु नियमों का मूल प्रेरणा समझकर अपना नियम स्वयं बनाते। तो ये देखिए, प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। तो ये PYQ आया हुआ है, तो PYQ में देख सकते हैं किसी वर्ष आया हुआ है। शिक्षा देना संसार का सबसे बड़ा कर्तव्य समझा जाता है, किंतु शिक्षा अपने मन की, शिष्य के मन की नहीं, क्योंकि संसार का आदर्श व्यक्ति नहीं, एक टाइप और संसार चाहता है कि सर्वप्रथम अवसर पर ही प्रत्येक व्यक्ति को ठोक पीट कर उसका व्यक्तित्व कुचल कर उसे उस टाइप में सम्मिलित कर दे लिया जाए, उसे मूल रचना में न रहने देकर एक प्रतिलिपि मात्र बना दिया जाए। ये शेखर जीवनी का वक्तव्य है, ये आ सकता है। ऐसे प्रश्न बनते हैं। यह शिक्षा दी कैसे जाती है? जो निर्धन होते हैं वे बचपन से ही ठुकते पिटते, केवल घर में नहीं, केवल बाहर नहीं, सर्वत्र समय
बचपन से ही ठुकते पीटते हैं, केवल ये है। तो शिक्षणालय में नीरस हृदय, ये सब है, देखो। तो ये समझ सकते हैं। आरंभ में घर स्कूल होता है, संसार शिक्षा, ये सब है। ये शेखर एक जीवनी में लोहे के कड़े बनाते, लोहा भट्ठी में पिघला कर एकदम सांचे में ढल जाते, इस प्रकार का उदाहरण है। देखिए ऐसी निर्धन और धनिक बालकों को शिक्षा, इसे सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य, एक स्वप्न में उत्पन्न हुआ। उसकी शिक्षा के अनुरूप कॉन्वेंट स्कूल में आरंभ किया। यूरोपियन कॉन्वेंट स्कूल की लताओं में आच्छादित दीवारों द्वारा घिरे हुए उद्यान, ये सब है कॉन्वेंट स्कूल का सिस्टम, ये सब है। मैंने तो यहाँ पे बता दिया, इसको ध्यान में रखना है। ये आते हैं, इस पर ध्यान देना है। यहाँ से यहाँ तक का बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर देखो हथौड़ा मारने का, ये सब है। वृत्ताकार घूमते हैं सिस्टम, ये सब है कॉन्वेंट स्कूल का, ये इसमें है उदाहरण। तो डेली 25 मिनट आधा घंटा का हो जाता है, क्योंकि इतने आप लोग टिक नहीं सकते। यदि कमेंट करेंगे तो हम और भी ज़्यादा पढ़ाएंगे। तो देखिए कितना है, और भी ज़्यादा डिटेल से लेंगे, क्योंकि ये टाइम तो रुकता नहीं है। अब देखिए थक्कू मास्टर, थक्कू मास्टर, तुक्कू मास्टर साहब चौकर कहा, थैंक यू को बालक बार बार कहने लगा था। थंकू मास्टर, ये सब ऐसे ऐसे शब्द बना दिया जाता है प्रश्न। मास्टर साहब थैंक यू का थंकू थक्कू कर रहा है। उसे दूसरी प्रकार की शिक्षा देनी। मास्टर साहब, यूं समाप्त हुआ उसकी शिक्षा परिच्छेद में। तो देख रहे हो, मुख्य पॉइंट हम ले रहे हैं, देखते हैं कहाँ से प्रश्न बनेगा। लोहा या सोना को एक चोट में से नहीं बनता, उसे कई बार चोट दिया जाता है। तो ये शेखर एक जीवनी में ही है, ये ध्यान में रखना है कि इंसान कैसे बनता है। तो गलतियों पे चोट मार खा खा के ही इंसान बनता है। शेखर एकाएक खड़ा हुआ, ये सब है। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा भाग में क्या है। यहाँ भी ये देखिए है, फुसिया छोटी लाल पत्तियों वाले बैगनी रंग फूल, चंदन कश्मीरी, ये है। आइरिस बड़े सुंदर नीले होते हैं और कुछ लाल और कुछ सफ़ेद, फूल के अंदर पीली डंडी। पूरी उपन्यास पढ़ के और ये क्लास में यूट्यूब पे पढ़ाना मुश्किल है। अब द्वितीय खंड है बीज और अंकुर। तो यहाँ लास्ट तक देख लेते हैं, कहीं कुछ मुख्य पॉइंट है। खूब बर्फ पड़ी थी और 100 परिवार बर्फ ढकी हुई थी। तो पूरे उनके जीवन में जब शिक्षा दीक्षा हो रहा है बालपन से, तो वहाँ तक का है। इसमें उषा और ईश्वर में, और बीज अंकुर में क्या है। द्वितीय खंड में बीज और अंकुर है। शेखर की जीवनी बहुत सुना हो गया और दूसरे जीवन में कुछ आता उसकी रस की। आप देखिए इसमें द्वितीय खंड में क्या है। वो ये पागल कुत्ते दौड़ कर लड़ता हुआ लड़ाई के कारण भूल जाने की विरोध बनाए रखता है, ये उषा और ईश्वर में है। ये बीज और अंकुर में द्वितीय खंड बीज और अंकुर है। उसमें तैमूर आया है, कुत्ता आया है। तैमूर के बारे में पूछा गया है, मिलान में आता है कि किसका है। तो दौड़ता लड़ता लड़ाई का कारण भूल जाने का विरोध बनाए हैं, जिसके जीवन में एक झूठी तेजी है। वास्तव में यह निश्चल खड़ा है, खंडरे घिरे टीले चोटी ये पैरों के नीचे। पास उसका कुत्ता चारों ओर फैले हुए अरहर के खेत था। अरहर का खेत भी है। कभी हवा का झोंका आया तो अरहर के पौधे चोटियाँ कुछ झुक जाती और सीधी हो जाती, मानो
वर्दी पहने हुए बहुत से सिपाही पहरा देते और साथ में मुझे फिर जागकर सावधान खड़े हो जाते। ये बीज और अंकुर में है। कुत्ते का नाम तैमूर है। शेखर उसे विशेष प्यार नहीं करता, किंतु कुत्ता सदा उसके पीछे पड़ता है। और शेखर खड़े खड़े ही कुत्ते के शायद दूर देखा और सीधे नीचे अरहर के खेतों की ओर भागे। पीछे पीछे शेखर भी भागा और कुछ इस प्रकार है। हाथों से अरहर के पौधे को रास्ता बनाता हुआ शेखर ने देखा तैमूर क्यों भागा। तो देखो, कुत्ते का नाम तैमूर है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, मिलान में आता है। तो जिधर तैमूर भागता है उधर शेखर भागता है। तो ये है शेखर एक जीवनी में तैमूर का जिक्र है। तैमूर कुत्ता है, शशि है और भी क्या क्या 3-4 पात्र, गौण पात्र भी बताया है हमने। तो इसको फिर से रिपीटेड देख लेने से फिर पक्का हो जाएगा। फिर अरहर के खेत हैं। और देखो, शेखर की माँ सरस्वती को लेकर पिता के गवाई हुई। शेखर पर किसी का नियंत्रण नहीं। अरहर के शेखर के पीछे पीछे शेखर। तैमूर कुत्ता शेखर की भाई हैं, गुरु हैं, साथी हैं, सेवक हैं। शेखर की माँ सरस्वती। शेखर की माँ का नाम क्या है? सरस्वती, ये याद रखना है। पिता के गांव की हुई है। शेखर किसी का नियंत्रण नहीं था। शेखर निरुद्देश भटक रहा था, लेकिन उद्देश्यहीन प्रतीक्षा। शेखर गेंसी की बाट देख रहा था। गेंसी जात का डोम है। ये कौन है गेंसी? ऐसे शब्द आते हैं, ये आते ही हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरे खंड में है गेंसी। और तैमूर किस खंड से आएगा ये भी पूछ सकता है कि किस खंड में है तैमूर कुत्ता। तो दूसरे खंड में है, बीज और अंकुर में। और देखकर कुली का काम करता था। छुट्टी आतिशबाजी तैयार करता, इसी नाते ये वह बहुधा शेखर का साथ। उसके सामने चारों ओर बारूद बनाता, अनारों को भरता और पटाखे लपेटता। शेखर को बताता भी जाता। सोरा, गंधक और कोयला अलग अलग। अब देखिए, ये सब आया है किस में? दूसरे खंड में आया है। और ये शुरू का ही है, तो इससे प्रश्न बना सकता है। शेखर बताता, गंधक कोयला अलग अलग कूट चाहिए। मिलाते समय लकड़ी की चीज़ें काम लानी चाहिए। आग छछूंदर लपेटने के लिए कागज़ को सोरे सिरके के घोल में भिगोकर सुखा लेना चाहिए। कभी वह शेखर के आग्रह करने पर उसे बारूद कूटने भी देते। कभी कभी कुछ पटाखे उसे दे देता। उसकी दोस्ती इतनी बढ़ गई कि कभी कभी शेखर पिता से कहकर गेंसी को छुट्टी दिला देती और साथ ही घूमने लगता। उसी का प्रतीक्षा में हुई शेखर ने एक गोह लेने के लिए भेजा था। गेंसी ने उसे बताया कि गोह कैसी दीवार चढ़ सकती और उससे छिप जाती और कोई दुम पकड़कर इसे दीवारें फंदा। और तो फ्रेंड्स, इतना सारा है कि अपन गहनता में आ जाते हैं। तो देख रहे हैं, शेखर का अरहर खेत करके निकला, देखा सामने गेंसी चला आ रहा है। दुबला पतला काला भूत, एक हाथ में लाठी लिए दूसरे हाथ में दुम पकड़कर मरा हुआ गिरगिट सा लटकाए पास आते बोली, बउआ यह लो गो। तो ये उषा और ये क्या बोलते हैं, बीज और अंकुर का है भाग। तो ये शुरू का ही है, तो इसमें ध्यान देना ही है। शेखर थोड़ी देर उसकी ओर देखता है और निराश हो जाता है। फिर इसकी चमड़ी उतार दो हमें। गेंसी ने हंसकर बताया कि गोह की चमड़ी बहुत पतली होती है, खाल नहीं उतर सकती। पर शेखर उसकी बातों में ना आने वाली नहीं था। खाल चीते की भी उतर सकती है, या वह तो नित्य एक पर बैठता। तब गोह की क्या बिसात है। बोला, हम जो कहते हैं उतारो। गेंसी ने देखा मानना पड़ेगा। इसके एक चाकू निकाला और गोह का पेट चीर डाला। तो एक गोह एक जानवर है। तो क्या क्या आता है देखिए, आधे घंटे खाला। और एनटीए पूछता है ऐसी ऐसी चीज़ें
कि तो पढ़ना ही पड़ता है। धूप में सूखने डाल दो सूख। ऐसी गेंसी कुछ कहे बिना मुस्कुराकर उसे सूखने के लिए फैला दिया। 3 दिन बाद वहाँ से शेखर ने देखा, वह कहने की जरूरत नहीं। जब गेंसी ने हंसते हुए पूछा, बउआ तुम देखाए वह गोह की खाल सूख गई क्या? नहीं। तब उसने विस्मय में दिखाते हुए कहा, कैसी खाल? कौन गोह? बुद्धिमान गेंसी मुस्कुरा चुप हो गई। और शेखर ने नोट किया कि चमड़ी सभी की होती है, लेकिन चीता चीता है और गोह गोह है। मतलब 2 जानवरों का अंतर है कि गोह गोह है और चीता चीता है। चमड़ी सबकी एक होती है, लेकिन हर की अहमियत अलग होता है। ये है चीता की छाल की चमड़े की अलग होगी अहमियत, और गोह की अलग होगी। जिस घर में शेखर रहता है उसके साथ आमों का एक बगीचा था, और आम देसी था और घटिया किस्म के केवल एक वृक्ष कमली आमों का था। और उन दिनों आम पकने को हो रहे थे। शेखर रोज जाकर ललचाई आंखों से देखता और उस दिन कल्पना किया करता और पैरों में न रहकर। एक दिन अकेले वृक्ष पर कुछ पके से आम देखकर शेखर ने माली से कहा, हमें आम दो। लेकिन माली की सर्वथा उचित मांग थी, सहानुभूति नहीं। बोला, बबुआ कल तोड़ूंगा आप डाली पर। तो साहब के पास शेखर यह सरसरा कर अन्य लगा आमों को। अब देखिए ये सब है उपेक्षा पिता। नहीं बबुआ, शेखर स्वयं पेड़ पर चढ़ने लगा। माली दूर खड़ा हंसता रहा, क्योंकि वह जानता है कि लड़का पेड़ पर चढ़ा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार है, देखिए 36 मिनट का क्लास हो गया, और फिर और भी है, और सब तो बीच बीच में अहम पॉइंट आ ही रहे हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो और आगे के क्लास में करेंगे, क्योंकि ये उपन्यास है। उपन्यास आसान नहीं होता है, लेकिन इससे प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड्स यदि और डिटेल चाहिए और भी आगे पढ़ना है तो कमेंट कीजिए, लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर हम और आगे ज़्यादा पढ़ाएंगे, क्योंकि ज़्यादा देर के क्लास में बच्चे रुकते नहीं हैं, तो इसलिए हम फिर शॉर्ट करते हैं। लेकिन सभी जगह से प्रश्न बनते हैं। एनटीए का यही है, पूरा घोट घोट के पिलाना चाहता है विद्यार्थी को, और वो ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं जहाँ से बच्चे नहीं कर सके, लेकिन जिसको करना है तो वो गहनता से पढ़ते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फ्रेंड्स, लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए।